हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड गौरांगी पुंडीर। और आज की वीडियो में हम देंगे क्लास 12th के लीगल स्टडीज़ का बोर्ड एग्जाम जो कि 3 मार्च को हुआ था, उसका रिव्यू। सो अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई हैव सीन 2-3 years पेपर, तो आई थिंक द पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट। इसमें सिर्फ कुछ 2-3 MCQs को छोड़ के मुझे पूरा ओवरऑल पेपर बहुत आसान लगा। और जिस बच्चे ने मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देखी थी तो उसके लिए तो फिर पूरा का पूरा पेपर ही आसान था। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ लैंडमार्क case, the Supreme Court was handling a high technical environmental dispute involving multiple stakeholders and scientific complexities. Given the intricate details of the environmental policies and scientific evidence, the court appointed a amicus curiae. जिसे नहीं पता, amicus curiae is a friend of court. ये एक ऐसा एक्सपर्ट होता है जो आपको हेल्प करता है। तो उन्होंने ही हेल्प बाय असिस्टिंग बाय प्रोवाइडिंग इम्पार्शियल इन्फॉर्मेशन, इनसाइट टू द मैटर। तो amicus curiae ने बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन दी। तो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3। ही असिस्टेड द कोर्ट बाय प्रोवाइडिंग इम्पार्शियल एक्सपर्टीज ऑन द complex issues without representing any party in the case. Next question. A high court in India issues a verdict in a complex property dispute which left on the party dissatisfied with the decision. The aggrieved party now seeks to approach the Supreme Court for special leave to appeal. Under Article 136, the Supreme Court grants special leave to appeal. So, which of the following is correct? So, here the answer is the Supreme Court can ask the decree in any matter passed by any court of the tribunal or in India. So, answer is B. Next is, any public spirited person can file PIL and write letters on the behalf of the aggrieved person. Courts have liberalized the doctrine of locus standi for the enforcement of fundamental rights through PIL. So here both assertion and reason is correct, and reason is the correct explanation of assertion. Next, urgent on the request of the local community leaders, build a playground for the children in the neighborhood, spending a considerable amount of his money. Later, a local snack vendor sets up the stall. Now he asks for 10%. अगर किसी ने मेरी previous year की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखी होगी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बोला था कि जो दुर्गा प्रसाद वाला केस है वो केस आ सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने दुर्गा प्रसाद वाला केस नहीं दिया, लेकिन ये 10% कमीशन का वहीं से दे दिया। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्लेग्राउंड बना था वो कम्युनिटी लीडर की रिक्वेस्ट पे बना था, ना कि रवि की। और ये दुर्गा प्रसाद वाले बालदेव वाले केस में भी हुआ था। उसके बाद 5th, रवि एक लोकल मार्केट वेंडर है और उन्होंने मोहन को डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन। नाउ इन द डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन ही सडनली पुश्ड हिम फोर्सफुली। नाउ ही पुश्ड हिम, सो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी बैटरी हो रही है, इतना हमें पता चल गया, जिसकी वजह से उसको इंजरी भी हो गई। सो इंटेंशनल फिजिकल कॉज हुआ, जिसकी वजह से ही इज कंसिडरिंग दैट ही हैज गॉट अ टॉट ऑफ बैटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो यहाँ पे आंसर होगा आंसर नंबर ए, रविज एक्शन ऑफ पुशिंग मोहन कॉन्स्टिट्यूट बैटरी बिकॉज इट वॉज इंटेंशनल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स। क्योंकि यहाँ पे हमें दिख गया है कि हीट ऑफ आर्ग्यूमेंट में हुआ है, तो ये जानबूझकर मारा गया है। Next, Raj signs a contract to perform at a musical festival because he was unwell. He did not go to perform it, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको इनएबिलिटी हुई। So now what happens is कि यह जो डिस्चार्ज हुआ है, it is done by impossibility of performance because the illness made it impossible. So here the answer will be B. Next, Neha was a photographer and takes a beautiful photography of a sunset and posts it on her personal blog, but a local travel magazine uses the image without Neha's permission. तो उसकी जो पिक्चर है उसको बिना उसकी परमिशन के वो करा गया है, तो यहाँ पे कॉपीराइट का जो है वो डिस्ट्रक्शन हुआ है, प्रोटेक्ट करा जाएगा विदाउट इट्स परमिशन। नेक्स्ट, एक कंपनी थी XYZ कॉर्पोरेट जो एक लार्ज डैम बनाती है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बट ड्यू टू अनफोर्सीन डिजाइन फ्लो यहाँ पे सडनली बर्स्ट हो जाता है। देखो, ये रायलेंस वर्सेस फ्लेचर्स के केस में भी हुआ था, लेकिन वहाँ पे एक इंडिविजुअल था, यहाँ पे पहले पता चल गया कि कंपनी है, तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो रही है, ये हमें पता है। नाउ आफ्टर दिस कॉजिंग स्टैंडर्ड मेजर्स एंड नो द डिजाइन फ्लो, इट अफेक्टेड द पर्सन, तो उन्होंने डैमेजेस के लिए करा है। तो कौन सा एप्लीकेबल है यहाँ पे? देखो, नॉट लायबल तो होगा नहीं क्योंकि अनफोर्सीन नहीं था, यहाँ पे है इट इज एब्सोल्युटली लायबल क्योंकि उनको इनहेरिटली डेंजरस था। वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, वो इनहेरिटेड डेंजरस होता है क्योंकि उसके फ्लो की वजह से लोगों को हार्म हो सकता है। 9th question. Mohan lends his rare antique vase to his friend Sumit for a week. Instead of returning it, Sumit accidentally drops it and shatters the vase while showing it. यानी कि पूरा का पूरा तबाह इस तरह से हो गया कि अब दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंपल कन्वर्जन होगा क्योंकि now he has deprived the value. अब कुछ लोग मुझे कमेंट में
बोल रहे थे मैसेजेस करके कि ट्रेसपास टू शटल्स भी हो सकता था मैम, बट ट्रेसपास टू शटल्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि ट्रेसपास का मतलब होता है जब आप सामने वाले को अननोइंगली उसकी प्रॉपर्टी में इन्वेड कर रहे हो या फिर इम्पोवेबल प्रॉपर्टी को, बट यहाँ पे उन्होंने अपनी खुद की सहमति से दिया, इसलिए यहाँ पे कन्वर्जन होगा। उसके बाद फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो कैसे, कौन सी जो सिचुएशन है वो डिस्क्राइब कर रही है, तो ऑप्शन इज बी कि द प्रॉपर्टी इज ऑफिशियली ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर और गवर्नमेंट के ऑथराइज डीड के अफिक्स बाय द सील ऑफ द रजिस्ट्रार्स ऑफिस। इसकी वजह से हमें पूरा स्टेटमेंट की वजह से पता चल रहा है कि बिल्कुल सही प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई है। नाउ इन अ क्रिमिनल ट्रायल इन कंट्री इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, यूरोप में कौन सा तरह का सिस्टम फॉलो होता है, इंक्विजिटोरियल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल किसी को ये भी नहीं पता तो जज प्लेज एन एक्टिव रोल इंक्विजिटोरियल सिस्टम में होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इंक्विजिटोरियल और एडवर्सेरियल में से एक ना एक जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एंड आफ्टर दिस शी evaluates certain evidences presented by the parties and additional forensic test। तो हमें पता चल गया यहाँ पे इंक्विजिटोरियल सिस्टम पूछा जा रहा है। नाउ अब इसमें से हमें बताना है कि डिसएडवांटेज क्या है। देखिए बाकी सारी डिसएडवांटेज दे रखी हैं ये इंक्विजिटोरियल की, लेकिन ये पूछा गया कि जो डिफेंस लॉयर है वो क्या डिसएडवांटेज देगा, तो वो डिसएडवांटेज देता है द ऑप्शन इज द सी दैट जज कैन नॉट नो लॉन्गर रिमेन न्यूट्रल। क्यों नो लॉन्गर वो है, क्योंकि दे स्टेप इन टू द शू ऑफ इन्वेस्टिगेटर, वो खुद ही केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं, वो बायस्ड हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ से उन्हें वो मिलता रहेगा वही क्या कहते हैं उसी साइड में जाते रहेंगे। नेक्स्ट, एन एडवांटेज ऑफ डैश इज दैट देयर इज नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन। मेरे को लगता है इससे आसान एमसीक्यू सारे एमसीक्यू में कोई नहीं था, लोक अदालत इसका आंसर है। उसके वीडियो एप्लीकेशन कोई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं होता, प्रोसीजरल लॉ नहीं होता, डिस्प्यूटिंग पार्टीज डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती हैं विद द जजेस। नेक्स्ट, ओमेगा बिल्डर एंड डेल्टा कंस्ट्रक्शंस हैव डिस्प्यूट ओवर प्रोजेक्ट डिलेज। अब बच्चे ना स्टार्टिंग में होते हैं अरे हमने तो केस लॉ पढ़ा नहीं था, ओमेगा बिल्डर्स नहीं आया, उसके बाद एफ्सकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर में पूछ रहा, लेकिन क्वेश्चन कितना आसान था कि डिस्प्यूट्स दैट आर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम मीडिएशन, मीडिएशन में से कौन से डिस्प्यूट्स हटाए जाते हैं, तो मीडिएशन में क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं पूछे जा सकते, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ओपिनियन जुरिस प्रिवेंटेड अंडर जनरल प्रैक्टिस फ्रॉम बिकमिंग कस्टमरी लॉ। नाउ ओपिनियन जुरिस इज अ बिलीव दैट एक्शन वाज कैरिड आउट एज अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसका आंसर होगा ए। Next question is that 15th question, the Solicitor Regulation Authority does not impose any formal experience requirement for requalifying as a solicitor in England and Wales. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी अ बैरिस्टर एंड अ सोलिसिटर। तो ये दोनों की दोनों लीगल एजुकेशन इन लंदन की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि लीगल एजुकेशन इन लंदन यूके यूएसए में से डायरेक्ट 3 और 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए मैंने उसे अपनी वीडियो में भी कवर नहीं करा था। सो सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन था, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो इसका आंसर होगा बी। Next, Miss Mi Ling is a practicing lawyer in Hong Kong. She is considering launching a marketing campaign. Hong Kong के एडवर्टाइजमेंट का क्या सिस्टम है? सिंपल सी बात है, अगर वो लॉयर हैं उन्हें हांगकांग में एडवर्टाइज करना है तो वो क्या कर सकती हैं, वो प्रिंट मीडिया के थ्रू जो है अपनी जो कैंपेनिंग है उसको प्रोसीड कर सकती हैं। Next question. A senior advocate is not entitled to appear in Supreme Court without an advocate on record, and साथ ही साथ an advocate on record is entitled to file an appearance or act for a party in the Supreme Court. तो यहाँ पे क्या है, assertion भी सही है और reason भी सही है। Now, अब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा था कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं जी, देखिए दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट कहीं भी आप असर्शन के बाद बिकॉज लगा के देख लीजिए, रीजन का कहीं भी वो नहीं बैठ रहा है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बैठ रहा है, तो इसका आंसर होगा बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 18th क्वेश्चन, इन द लाइट ऑफ द प्रिंसिपल एनविजन आर्टिकल 39A। अगर किसी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखी है, मैंने बार बार बोला था लीगल एड वेरी इंपॉर्टेंट, तो लीगल एड के अंदर यहाँ पे पूछा गया व्हाट आर द कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि व्हाट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे ये पूछा गया विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो स्टेट प्रोवाइड लीगल एडवांटेजेस टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, ये तो ठीक है। वेल्दी इंडिविजुअल इज गिवन लीगल एड, ये गलत है। नहीं, जिसके पास जो ऑलरेडी वेल्दी होता है उसको तो हम लोग वैसे ही विड्रॉ करते हैं लीगल एड से। नाउ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी।
19th question. Most accused person do not lead defense evidence in India. Identify the reason. सिंपल है, देखो बी सी और डी ऑलरेडी स्टेटमेंट्स ही गलत दे रखे हैं. इसका आंसर होगा ए, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ गोज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. यहाँ पे बी स्टेटमेंट थी कि जज डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. नहीं. असर्शन ये बोल रखा है कि आप पहले ही उसे प्रूफ गिल्टी कर देते हैं. नहीं. और प्री अज्यूम तो आप वैसे ही नहीं करते. प्रेजुडिस यहाँ पे होता नहीं है. 20th क्वेश्चन इज द एविडेंस लॉ हेल्प्स द जज टू सेपरेट wheat from the chaff. It is correct. The function of the law of evidence is to provide mechanism for investigation and trial of offenders. जी नहीं, the law of evidence नहीं है, CRPC है. यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर कोड देखता है क्या, कि जो आपका जो मैकेनिज्म है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी और कैसे ट्रायल्स होगी. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. तो मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आए हैं. Then section B, C and D, I think the paper was moderate. मतलब कि जो बच्चा NCERT पढ़ के गया है एंड जिसने वीडियो सुनी हुई है उसके लिए ये पेपर अपार्ट फ्रॉम MCQ 60 में से 60 वाला था. मुझे एक भी जगह ये एक ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा कि नहीं यार ये क्वेश्चन इनको नहीं देना चाहिए था. पहला क्वेश्चन सिंपल था, जुडिशियल रिव्यू के फंक्शंस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दीजिए. तो आपको बताना था कि ये सब प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन होता है, ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे कोर्ट एग्जामिन कर सकता है या रिव्यू कर सकता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के एक्शंस को, और कोई भी अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं उसको अगर वो इनकम्पैटिबल मानता है कॉन्स्टिट्यूशन से. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम मीडिएशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेबल और वॉलंटरीली अग्रीमेंट माना गया था, तो मीडिएशन होगा इसका टाइप. और 2 एडवांटेजेस बताने थे जो ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में दे रखे हैं. लेस टाइम कंज्यूमिंग है और उसके बाद एक्सेप्टेबल होता है. आप अपने जजेस मतलब अपने जो थर्ड न्यूट्रल पार्टी उसको खुद चूज कर सकते हैं. टाइम, प्लेस, एवरीथिंग यू कैन चूज बाय योरसेल्फ. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अ नेशन एंगेजेस इन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, और एर्गामोनिस बताना था. अगर किसी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखी है मैंने उसमें स्पेशली लिखा था कि एर्गामोनिस आ सकता है. एर्गामोनिस क्या होता है, सम जो कुछ क्राइम्स होते हैं दे आर सो ग्रेव कि कोई भी कंट्री उसमें पार्ट ले सकती है अगर वो उससे जुरिस्डिक्शन के बाहर हो तो भी. उसके बाद 2 कंट्रीज का एग्जाम्पल बताना था रूल ऑफ एडवर्टाइजिंग में. अब एक अगर कोई बच्चा दिमाग से करता तो देखो आपको इंडिया का एडवर्टाइजिंग ऑलरेडी पता है, आपने वीडियो में सुना हुआ है, अब आपको दूसरा नहीं आ रहा. तो हांगकांग का ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर में ही था कि हांगकांग के अंदर एडवर्टाइजमेंट आप कैसे कर सकते हो थ्रू प्रिंट मीडिया. तो कोई बच्चा अगर दिमाग लगाता तो इसी को ही एज इट इज कॉपी कर देता. फिर इसका बी पार्ट था ड्यूरिंग अ कोर्ट प्रोसीडिंग एडवोकेट फाइंड करता है कि जो उसका क्लाइंट है उसने फॉल्स एविडेंस करे हैं. तो अब एडवोकेट को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए टू एडहेयर द प्रोफेशनल ड्यूटीज. तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल ड्यूटीज को लिखना था ऑफ द लॉयर, ऑलरेडी डिस्क्राइब इन द वीडियो. फिर उसके बाद आपको पर्पस बताना था लीगल सर्विसेज एंड अथॉरिटी एक्ट ऑफ 2002 का. सिंपल क्वेश्चन था, एंड लिस्ट द 4 सर्विसेज जो बेनिफिशियरी मिलती हैं. क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं लीगल सर्विसेज वालों को? फ्री लीगल एड, तुम्हारा नो कोर्ट फीस, आपकी जितनी भी एप्लीकेशन फीस होती है वो भी नहीं मिलती, आपको कोई भी फोटो स्टेट कराएंगे तो वो भी फ्री मिल जाएगा. उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है जय वॉज अ बिजनेस ओनर अग्रीमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल. जय प्रोमिसेस 10 lakhs इन एक्सचेंज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूक्रेटिव गवर्नमेंट. यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो वैलिड ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ल्यूक्रेटिव गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है. उसके बाद नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, हाउ डू फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A. और यहाँ पे साथ ही पूछा गया था कि अगर आप ऐसा होता है कि प्रोटेस्ट क्या क्लेम कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो येस दे कैन जस्टिफाई एंड फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A को आपको डिस्क्राइब करना था. क्या था आर्टिकल 51A के अंदर? सिंपल कि आप अपने कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट के अंदर गवर्नमेंट जो वो होती हैं प्रॉपर्टीज होती हैं उसको डैमेज नहीं कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डीपीएसपी का फीचर्स बताने. सिंपल डीपीएसपी आर नॉट वी कैन गो टू कोर्ट. और उसके बाद डीपीएसपीज होती हैं जो स्टेट प्रोवाइड करता है. डीपीएसपी क्यों होती है? जिससे कि स्टेट के लोगों का वेलफेयर हो सके, सिटीजन का वेलफेयर हो सके. फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट के बीच में डिफरेंस बताना था. फंडामेंटल राइट स्टेट पे होता है, ह्यूमन राइट्स ग्लोबल होते हैं. यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बताना डायरेक्ट क्वेश्चन था. ये था आर्टिकल 50 सिंपल था. इसमें सेपरेशन ऑफ पावर बतानी थी जुडिशियल एग्जीक्यूटिव बीच में कि जुडिशरी क्यों एज अ गार्जियन एक्ट करता है. अगर किसी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने जुडिशरी का पहला क्वेश्चन यही कराया हुआ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. फिर आर्बिट्रल वर्ड किस तरह से सेम है, किस तरह से डिफरेंट है. सिमिलर किस तरह से है कि दोनों की जजमेंट जो होती है बाइंडिंग होती है. डिफरेंट किस तरीके से है? डिफरेंट इस तरीके से कि आप आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकते हो लेकिन आप जो जज की जजमेंट है उसको आप सेट असाइड नहीं कर सकते. फीचर्स एडहॉक आर्बिट्रेशन डायरेक्ट लिखनी थी. उसके बाद रिया वॉज अ लॉ ग्रेजुएट. देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली मेरी वीडियो में से आया है. आई वाज शॉक कि ऐसे क्वेश्चन आ गया बिल्कुल कि एक्सप्लेन 3 अपॉर्चुनिटीज. मैंने 5 अपॉर्चुनिटीज वीडियो में कराई थी, आप कोई भी 3 अपॉर्चुनिटीज लिख सकते थे.
उसके बाद यहाँ पे आपको बताना था कि इस सिचुएशन के अंदर हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी और दो एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड ट्रांसफर। नेम द स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर वाटर पोल्यूशन एक्ट। इसमें आप सेंटर भी लिख सकते हो, स्टेट भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो सेंटर और स्टेट दोनों के एनसीईआरटी में आपको वाटर पोल्यूशन एक्ट दे रखा है, और मैंने बोला था दोनों के फंक्शन सेम होते हैं, तो किसी एक के भी आपने फंक्शंस लर्न करे होंगे, वो आप लिख के आ गए होंगे, इट्स मोर देन इनफ। फिर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में था। फिर उसके बाद यूडीएचआर के प्रिंसिपल्स बताने थे कि वो अपने ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम और इक्वालिटी, यहाँ पे आप आर्टिकल्स बता सकते थे, आर्टिकल 4, 5, 7 की राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट टॉर्चर, राइट अगेंस्ट जेनोसाइड। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस होम, अगेन यहाँ पे आपको एनसीसी के बारे में लिखना था, नेशनल काउंसिल फॉर चिल्ड्रन के बारे में लिखना था, क्योंकि जुवेनाइल्स आर चिल्ड्रन हु आर नाउ बिलो द एज ऑफ 18, और उनके फंक्शंस के बारे में लिखना था, सिंपल। फिर यहाँ पे स्नेहा के सिंपल क्वेश्चन, ट्रेड नेम और ट्रेडमार्क का डिफरेंस लिखना था। अगर किसी ने मेरी आईपीआर की वीडियो देखी होगी तो उसमें ट्रेड नेम और ट्रेडमार्क का डिफरेंस गिवन है, और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इसके अंदर, दैट इज वेरी इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन था। सेक्शन डी वॉज ट्रेड सीक्रेट्स, क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पे आपको। और उसके बाद ये भी बताना था कि आप पेटेंट्स और कॉपीराइट्स को किस टाइम तक, कोई एक 60 ईयर्स का था और एक 20 ईयर्स का था, जो आप वो कर सकते हो। उससे बाद डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन दे रखा था, ये एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज टेप रखी थी कि ऑल अग्रीमेंट्स पर से आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे आप बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस समझा सकते हो, और उसके बाद अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख सकते हो, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे नालसा की रेगुलेशन का एक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, और लीगल एड क्यों इंपॉर्टेंट होती है, आर्टिकल 39A। अगर किसी बच्चे को ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में से उठा के जो एमसीक्यू है उसको एज इट इज कॉपी कर सकता था। फिर देन दो आर्टिकल 59, 38, 38(1), ये आपको सारे का सारा आईसीजे का वो लिखना था, इन्फ्लुएंस। अगर किसी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखी है, मैंने पहले ही बोला था कि आईसीसी जो है बोर्ड 2023 में पूछा गया था, तो आईसीजे के चांसेस आने के बहुत ज़्यादा थे। तो डायरेक्ट जो आईसीजे था उसका जो रूल आर्टिकल 59 दैट दे आर नॉट बाइंडिंग, उसके बाद आप उसका 58 से 65 तक जो है एडवाइजरी रोल लिख सकते थे, 38, 31(8) क्लॉज भी लिख सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कंपेयर सोल पार्टनरशिप एंड ओपीसी डायरेक्टली फ्रॉम माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए थे इस वाली यूनिट में से, लीगल एंटिटी में से, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन बोला था जो जरूर आएगा, वो यही था कि सोल पार्टनरशिप और ओपीसी का डिफरेंस बता दीजिए, और उसके बाद इन दोनों में से कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है उसके फीचर्स बता दीजिए। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, और अब इस एग्जाम रिव्यू के बाद आपको क्या लगता है कि आपका स्कोर कितना है, सो कमेंट मी डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और मैं साथ ही साथ कल से पॉलिटिकल साइंस की वीडियोज़ भी डालना स्टार्ट कर रही हूँ, तो शेयर माई चैनल विद एवरी फ्रेंड। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जिसके पास लीगल थी और जिसके पास पॉलिटिकल साइंस नहीं है। आई होप आई हैव मेड सम डिफरेंस इन योर मार्क्स, एंड इफ आई हैड मेड सम डिफरेंस देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड